चलिए बेटा, आज हमारी ये 4th क्लास है अकाउंट्स की, है ना। और अभी तक हम टर्म्स ही कर रहे थे, तो अभी भी बेसिकली आज हम एक और नई टर्म सीखेंगे, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। हमारे पास यहाँ दो टर्म्स आ रही हैं, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। आज हम एक्सपेंडिचर पे फोकस करेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? जैसा कि नाम से शो हो रहा है, एक्सपेंड मतलब किसी चीज़ पर कुछ खर्च करना, एक्सपेंड करना। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर का मतलब है कुछ पैसा पे करना, कुछ पैसा खर्च करना। ठीक है, किस पर? किसी असेट पर या गुड्स पर। गुड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में क्या होते हैं। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। तो कुछ पैसा खर्च करना असेट्स पर, गुड्स पर या सर्विस पर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी बिजनेस को चलाने के लिए, कोई पर्सन बिजनेस को चलाने के लिए बहुत तरह के खर्चे करता है, बहुत तरह का पैसा स्पेंड करता है। जैसे कुछ सामान लेकर आता है बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने मीनू टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलनी है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोलने के लिए मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे बिल्डिंग लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मुझे उसमें मशीनरी डालनी पड़ेगी, मुझे उसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स लगवाने पड़ेंगे, मुझे उसमें फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, सेटिंग करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की फिटिंग्स करानी पड़ेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को बिजनेस के अंदर लगानी पड़ेंगी, है ना। सेम इसी तरीके से जब सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, तो जिस चीज़ के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया, कपड़ा बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, तो गुड्स बनाने के लिए मुझे गुड्स खरीदने पड़ेंगे। फिर मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया था, जैसे कॉटन, थ्रेड, वो सब खरीद कर मैं उसको किस में कन्वर्ट कराऊंगी, मशीनों में डाल के लेबर की हेल्प से क्लॉथ में कन्वर्ट कराऊंगी, ताकि मैं आगे उस कपड़े को बेच सकूं। इसी तरीके से मैं हो सकता है कई तरह की सर्विसेज भी लूं। जैसे मेरे को लोन की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने बैंक से लोन लिया, उसके बदले मुझे बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो सारा पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए हमने उस पर स्पेंड किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब मैंने आपको बताया कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए मैंने बहुत सारे खर्चे किए। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, प्लांट खरीदी, ठीक है, फर्नीचर खरीदा। ये सब चीज़ें मैंने जो खरीदी हैं, किस पर्पज़ से खरीदी थी? बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि इनको बेचने के लिए। इन चीज़ों को मैंने क्यों खरीदा है कि मैं इसको जितना हो सके मैक्सिमम अच्छे से यूज़ करूं और लंबे समय तक ये मेरे बिजनेस में लगी रहे, ख़राब ना हो। कोशिश यही रहती है ना कि आप ऐसा सोच सकते हैं कभी मशीन खरीदे और अगले दिन उसको बेच दें। मैंने आपको बताया क्लासेस में कि बेटा जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं बिजनेस में जो बहुत कॉस्टली है, जो बहुत महंगी है, हमारा मेन मोटिव रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे बिजनेस में निकाल दे, बल्कि ख़राब ना हो, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। जैसे मशीन हो गई, हमारा फोकस रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि पूरी ये लंबे समय तक हमारे बिजनेस में यूज़ होती रहे। तो बेसिकली जब हम कोई पैसा खर्च करते हैं किसी ऐसी एसेट पे जिसकी बिजनेस के अंदर हम चाहते हैं कि वैल्यू बनी रहे, जो ख़त्म ना होती चली जाए, जो ख़राब ना हो जाए, टाइम के साथ बिक ना जाए जल्दी से, बल्कि हमारे बिजनेस में यूज़ होती रहे, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने लैंड पर पैसा स्पेंड किया, मशीनरी को खरीदने के लिए लगाया, फर्नीचर को खरीदा, प्लांट को खरीदा, ये सारे हमारे कैसे एक्सपेंडिचर हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार हम टेक्निकल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। These are expenditures which is incurred मतलब जो लग रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं, in acquiring मतलब खरीदने में, किसी चीज़ को परचेज कर लेना, एक्वायर कर लेना, मिल जाना। किस चीज़ को खरीदने के लिए? किसी असेट को खरीदने के लिए, या फिर उस असेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। दो बातें हैं यहाँ पर बेटा, या तो आप असेट को खरीद रहे हैं किसी फिक्स असेट को, या उस फिक्स असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों तरह के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, मैं अपने घर का एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये की एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20,000। लेकिन अगर मैं उस मशीन की वैल्यू को अच्छा करने के लिए, उसकी वैल्यू को और बढ़ाने के लिए क्या कर रही हूँ? उसमें मैंने एक स्पेयर पार्ट लगवा दिया, जिससे कि उसके अंदर मैल, डस्ट, गंद वगैरह सब बाहर चला जाए, अंदर ना जाए। तो मैंने उसमें एक स्पेयर पार्ट लगवाया जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये है। तो मशीन मैंने खरीदी थी 20 की, 2,000 मैंने इमीडिएटली उस पर और स्पेंड कर दी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 22,000। तो बेसिकली जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उस पर कुछ और स्पेंड कर देते हैं ताकि उससे आउटपुट और निकल के आए,
मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम फैक्ट्री की बात करते हैं। अभी ये मैंने अपने घर की बात करी थी, मैं फैक्ट्री की बात करती हूँ। फैक्ट्री में एक मशीन खरीदी, मशीन की वैल्यू बहुत अच्छी है, मशीन बहुत अच्छा आउटपुट देती है, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसमें ये स्पेयर पार्ट लगवा लेंगे जो कि इतने रुपए का है, तो इसकी वैल्यू और अच्छी हो जाएगी और अच्छा आउटपुट देगी और ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी। तो मैंने सोचा बात तो सही है, बाद में मुझे फ़ायदा तो होता ही रहेगा, तो मैंने उसमें वो स्पेयर पार्ट लगवा दिया। तो अब जो मशीन मैंने खरीदी थी उसकी कॉस्ट में जो इंक्रीज करके वैल्यू डल गई है, जो मैंने उसमें स्पेयर पार्ट लगवाया उसकी वैल्यू को मैं ऐड ऑन कर दूंगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब हम किसी एसेट को एक्वायर करते हैं या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उस पर कुछ खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब यहाँ पर क्या फ़र्क है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट मुझे एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। अब आप कहेंगे एक साल में कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने फैक्ट्री की बात कर रही हूँ, मैंने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में मैंने एसेट्स लगवाई दी, सारी की सारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो जो मुझे चाहिए था फिक्स्ड लंबे समय के लिए, वो सब मैंने लगवा दिया। ठीक है, और अगर उनकी वैल्यू अच्छी करवानी थी तो वो भी मैंने करवा दी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन क्या सिर्फ सेटअप को लगा देने से क्या प्रोडक्शन होता रहेगा? नो, मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कौन चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर मतलब मजदूर, क्योंकि फैक्ट्री में मैं थोड़ी काम करूंगी, कौन काम करेंगे? मजदूर करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैंने ऑफिस खोला हुआ है तो ऑफिस में कौन काम करेंगे? एम्प्लॉयज काम करेंगे। किसी शॉप पे जाओ, वहां पर शोरूम में ओनर जो होता है वो सिर्फ पैसे काटता है, लेकिन मेन दिखाने का काम कौन करता है? वहां पर सेल्समैन करते हैं। तो बेसिकली इन सबको मुझे क्या देना पड़ेगा? पैसा तो पे करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा? फ्री में वो काम कर देंगे? करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम किसी जगह को खरीदने के बाद, वहाँ सेटअप लगाने के बाद, वहाँ काम को करवाने के लिए रेगुलर बेसिस पे खर्चे करते हैं। जैसे मैंने मशीन लगवाई, पर मशीन पेट्रोल पिएगी, मशीन इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेगी, मजदूर लगवाए, मजदूरों को रिफ्रेशमेंट देनी पड़ेगी, मजदूरों को उनका खर्चा, वेजेस, ध्यान से सुनिए, वेजेस वर्ड, यहाँ मैंने एक और टर्म बताई आपको, वेजेस। जो मजदूरों को हम पैसा पे करते हैं दैट इज कॉल्ड वेजेस, और जो हम एम्प्लॉइज को, पढ़े लिखों को पैसा देते हैं दैट इज कॉल्ड सैलरी। वेजेस और सैलरी में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या मजदूरों को जो हम पैसा दे रहे हैं, उनकी दिहाड़ी जो हम दे रहे हैं, चाहे वो मंथली दे रहे हैं, चाहे पर डे दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेजेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मजदूरी। लेकिन जो हम एम्प्लॉइज को देते हैं दैट इज कॉल्ड सैलरी। बेसिकली हम बात कर रहे थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे डे टू डे खर्च करना पड़ेगा, हर मंथ खर्च करना पड़ेगा। क्या? इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा। अगर मैंने फैक्ट्री में किसी मशीन का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने कोई व्हीकल लगा रखे हैं, ट्रक वगैरह लगा रखे हैं, माल को लोड वगैरह करवाने के लिए, उनका इंश्योरेंस करवा रखा है तो उनके इंश्योरेंस का भी मुझे हर साल खर्चा देना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ट्रकों को चलाने के लिए मेरे को पेट्रोल वगैरह, जो भी डीजल वगैरह जो भी है, उसका भी हर वक्त खर्चा पे करना पड़ेगा। तो वो खर्चे जो हर साल, हर महीने पे करने पड़ रहे हैं, जो समय के साथ खत्म होते चले जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट मुझे साथ साथ मिल रहा है। जैसे मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एक साल का, वो चीज़ खत्म, अगले साल का फिर पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मशीन एक बार खरीद ली तो वो लंबे समय के लिए मैंने बिजनेस में लगा दी, जब तक वो खराब ना हो जाए मैं उसको बेचूंगी नहीं, वो बिजनेस में पड़ी रहेगी। तो बेसिकली जिनका बेनिफिट मुझे लंबे सालों तक मिलता है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ईयर के लिए मिले कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिनका बेनिफिट मैंने बिजनेस को चलाने के लिए उनमें बार बार वो चीज़ें लगा रही हूँ, जैसे माल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल लगा रही हूँ, वो एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे रही हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लो मैंने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो रेंट जो पे कर रही हूँ वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी चीज़ का पे कर रही हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रही हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रही हूँ, सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे बताऊँ तो बहुत डिटेल में हो जाएंगे, आप खुद दिमाग लगाइए, खुद बैठ के एक बार सोचिए कि फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो उसमें जो जो हम खर्चे कर रहे हैं उसमें से कौन से खर्चे ऐसे हैं जिनसे हमारी असेट क्रिएट हो जाती है, जिसका बेनिफिट मुझे आगे लंबे सालों तक मिलेगा, और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो आप डे टू डे में कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको साल साल में मिलेगा, और वो चीज़ खत्म होती चल जाएगी, अगले साल या अगले महीने आपको फिर पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है हमारी बेटा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको याद हो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पहले भी बताया था, थोड़ी सी टिपिकल टर्म है, थोड़ा टाइम के साथ आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। है क्या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या होता है? वो खर्चा जो है तो रिवेन्यू इन नेचर, मतलब नेचर तो वो रिवेन्यू ही है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से? अभी मैंने आपको बताया था, जिसका बेनिफिट मुझे मिलता है और वो चीज़ खत्म। जैसे मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एक साल का, एक साल तक मुझे इंश्योरेंस कंपनी फैसिलिटी देगी, एक साल बाद मुझे फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम को, है ना, फिर देकर फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से व्हीकल चला रही तो पेट्रोल उसमें बार बार डलवाना पड़ेगा, जैसे ही पेट्रोल का पैसा जो आपने दिया, पेट्रोल खत्म, वो वैल्यू खत्म। तो है तो ये नेचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इनका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलता है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है? बेनिफिट तो हमें उसी समय तक मिलता है, बस जितने समय के लिए आपने पे किया, महीने के लिए पे किया तो महीने तक, साल के लिए पे किया तो साल तक। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वही होते हैं।
लेकिन ये नेचर में तो रिवेन्यू है, लेकिन इनका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा, तो ये तो कैपिटल वाली बात आ गई इसमें। तो इसलिए ना ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका नाम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब हमने खर्चे को कई सालों में बांट दिया, हमने कोई खर्चा एक साल किया, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट है और उसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा, इसलिए मैंने उस खर्चे को किसी एक साल में नहीं दिखाया, कई सालों में चार्ज किया। जैसे एडवर्टीजमेंट अगर हम करवाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट करवाई 2 लाख रुपए की, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन लगा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ, लाइकली टू बी का मतलब है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, तो मैं एस्टिमेशन लगा रही हूँ कि मुझे उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल का एडवर्टीजमेंट का मेरा एवरेज खर्चा कितना है, अगर 2 लाख रुपए स्पेंड कर रही हूँ, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल का खर्चा बेटा कितना हुआ, 40,000 रुपीज़। तो बेसिकली क्या होता है, ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो है तो रिवेन्यू इन नेचर, क्योंकि इसका खर्चा हर साल, इसका बेनिफिट मुझे हर साल मिल रहा है, लेकिन कई सालों तक मिलेगा, सिर्फ एक साल में खत्म नहीं हो जाएगा, कई सालों तक। खर्चा तो मैंने एक बार कर दिया, पर बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, ह्यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करने वाला मोटा अमाउंट, जिसका बेनिफिट मुझे आगे उम्मीद है कि कई सालों तक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बेसिकली यहाँ होता क्या, अभी आपको समझ नहीं आई ये चीज़ कि हम P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो आगे बताऊंगी। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो खर्चा मेरे को लग रहा है इस साल का है, मैं इस साल के P&L में दिखाती हूँ और बाकी को मैं एसेट में ले जाती हूँ, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आज यहाँ मोटी मोटी चीज़ पढ़ी हमारे 3 तरह के खर्चों की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।